वेलकम बैक व्यूअर्स। लाहौर में अगर हम कम उम्र ड्राइवर्स की बात करें तो कम उम्र ड्राइवर्स जो हैं वो अब कीमती जानें निगलने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज़ टाउनशिप में एक वाक़या पेश आया जहां पर एक कम उम्र ड्राइवर जिसकी एज 14 साल थी, इब्राहिम इसका नाम है, इसने एक मोटरसाइकिल रिक्शा को हिट किया जिसके नतीजे में जो 2 ख़वातीन थी वो शदीद ज़ख्मी हुई। इस वाक़े की मज़ीद डिटेल्स क्या हैं और अफनान वाले वाक़े के बाद अब इस केस में जो कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि उस केस के बाद हमने देखा पुलिस हैज़ बीन एक्टिव थ्रू आउट और FIR वगैरह दर्ज की जा रही थी और क्रैकडाउन किया जा रहा था कम उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़। फिर गुज़श्ता रोज़ ऐसा वाक़या होना, इसकी तफसीलात और मज़ीद पुलिस कितनी एक्टिव अब तक है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त शो में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट लाहौर रंग शाहिद हनीफ साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब, शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो जो गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया, इसमें जो कम उम्र ड्राइवर था उसकी एज कितनी थी, ये हादसा किस तरह से पेश आया, इसमें अल्टीमेटली गलती किसकी मालूम हुई, ये तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो शेयर कीजिएगा। अच्छा, ये वाक़या पेश आया सुबह 9 बजे के बाद कल, ठीक है। मेरा ख्याल है कि ट्रैफिक वार्डन तब तक पूरे अपनी ड्यूटीज़ पे नहीं होते उस टाइम तक। तो इसकी एज जो है वो 14 साल थी बच्चे की। इब्राहिम नाम था, टाउनशिप का रहायशी है और बड़चों के पास टाउनशिप में ये वाक़या पेश आया। ओवर स्पीड था, गाड़ी को कंट्रोल नहीं किया गया और जाके रिक्शे के साथ टकराई। 2 ख़वातीन जो हैं वो इसमें शदीद ज़ख्मी हुई। एक 55 साला गफूरा बीबी और 7 उनके जो थी फ़ातिमा 29 साला। हामला थी, वो शायद हॉस्पिटल में जा रही थी, जो 29 साला 7 इनके खातून थी। उसके बाद जिना हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया, वेंटिलेटर पे रहीं जो दोनों ख़वातीन, और गफूरा बीबी का जो ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी सर से, काफ़ी सीरियस कंडीशन थी। उसके बाद फिर लाहौर रंग से बात भी की है फ़ातिमा के शोहर ने। उनका कहना जो है कि 29 साला फ़ातिमा, बिल्कुल, उनका कहना है कि ये उनका कहना था कि जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो गरीब आवाम के साथ हो रही हैं। जो शहज़ादे हैं, अमीरज़ादे हैं, उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया जाता। यानी कि गाड़ी किसी बड़े घर के बच्चों के पास ही होती है, जो 14 साल की उम्र में किस तरह चला रहा है, ठीक है। तो उसका ये आला हुकाम से उसने दरख्वास्त की कि जो है सज़ा दी जाए, इनके वालदैन को भी साथ, जिन्होंने गाड़ी दे के भेजा, इसे मना नहीं किया, वो भी बराबर के कसूरवार हैं। बिल्कुल ठीक है। रात को FIR करती है। FIR में उन्होंने सारा कसूरवार बच्चा था, बच्चे पे ही सारा कुछ डाला उन्होंने, वालदैन का उसमें ज़िक्र नहीं था। और FIR का मतन ये है कि बच्चा ज़िग-ज़ैग करते हुए तेज़ी से गाड़ी पे आ रहा था और जान से मारने की नीयत से टक्कर की रिक्शे को। मेरे ख्याल में ये चीज़ समझ नहीं आती कि वो जानबूझ के या किसी के कहने पे, लेकिन FIR उनके मुताबिक हो गई। बिल्कुल ठीक। अभी ग्रीन टाउन थाने में वो पुलिस की कस्टडी में है। अच्छा, दफात कौन कौन सी लगाई गई हैं FIR में? इसमें जो है बच्चे का बाजू अपना भी टूटा है, ठीक है। और इसकी नॉन बेलेबल ऑफेंस ही है, इसके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस है इस पे जो उन्होंने कार्रवाई इसके खिलाफ की है। और अभी जो है DHA का केस था जो अफनान, ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें सख्ती हुई, ठीक है। अभी भी क्या है कि आप बाहर देखेंगी तो मोटर बाइक को ही ज़्यादा से ज़्यादा वो रोक रहे हैं। जो लास्ट CTO थे मुंतज़र मेहदी साहब, नहीं, उसके बाद मुस्तनसर फिरोज़, जी मुस्तनसर फिरोज़, ठीक है, उन्होंने एक वॉइस मैसेज जारी किया था कि ये जो जितने ट्रैफिक एहलकार हैं ये सिर्फ मोटरसाइकिल वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल भी जो है ना गाड़ियों वालों को नहीं रोक रहे। अगर इसी तरह किया गया तो इनको ऐसी मजून दूंगा, ये वॉइस ना, उनका मैसेज काफ़ी वायरल हुआ, ये सारे ठीक हो जाएंगे। उसके बाद अच्छा, ये मैं आपसे ये भी आगे चलकर ये जानूँगी कि क्यों मोटर बाइक्स वालों को पकड़ा जा रहा है और क्यों क्रैकडाउन जो है वो जो बच्चे गाड़ियाँ चला रहे होते हैं उनके खिलाफ क्यों क्रैकडाउन नहीं किया जा रहा। लेकिन ये जो कल वाक़या है इसमें अब जो दोनों ख़वातीन थीं जो ज़ख्मी हुई और वेंटिलेटर पर थीं, इनकी हालत डॉक्टर की जानिब से क्या बताई जाती है कि क्या ख़तरे से बाहर है? और वो जो 14 साला ड्राइव कर रहा था गाड़ी इब्राहिम, वो इस वक्त कहाँ है? क्या उसको हिरासत में लिया गया? पुलिस की हिरासत में ही है, उसका भी बाजू फ्रैक्चर हुआ है, टूटा है। तो यही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अगर तो वो प्री प्लान्ड होता या किसी के कहने पे, जिस तरह FIR कटी है, उसने जो प्लानिंग के तहत अगर टारगेट किया होता तो फिर खुद तो सेफ होता, या उसे इतनी सेंस थी
तो वो जो है ना FIR इसी तरह ही हुई है कि उसने प्री प्लान जो है ना किसी के कहने पे या जैसे भी जान से मारने की नीयत से गाड़ी टकराई। तो वो ख़वातीन की तबीयत कल तो काफ़ी जो है ना ख़तरे में ही थी, वेंटिलेटर पे भी रही हैं, कल तक ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, ठीक है। लेकिन अभी भी एडमिट हैं, उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है, लेकिन कल से कुछ बेहतरी अभी तक आई है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपने अभी अपनी गुफ्तगू के दौरान कहा कि जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं वो सारे मोटर बाइक जो कम उम्र बच्चे बाइक्स चलाते हैं उनके खिलाफ पुलिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, मुतहर्रिक है और उनको पकड़ा जा रहा है। लेकिन ये जो गाड़ियों पे कम उम्र ड्राइवर्स जो गाड़ियाँ ड्राइव कर रहे होते हैं उनके खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई अच्छा, जाती? मोटर बाइक वालों की रेशो ज़्यादा है जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसमें ये नहीं है कि कम उम्र कोई चलाए तो उसे पकड़ना है, हर किसी को रोक रहे हैं। मोटर बाइक पे आप कोई भी जा रहा है उसको उन्होंने रोक लेना है, उसके डॉक्यूमेंट चेक करने हैं। दूसरा ये कि इन्हीं के SOPs हैं कि पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है, ठीक है, उसके 45 दिन बाद 42 से 45 दिन बाद जो है वो आप कंफर्म जो लाइसेंस है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस दौरान भी ये चालान कर देते हैं। ठीक है। और कार्रवाइयाँ ये मोटर बाइक वाले जो सफ़ेद पोश है या गरीब तबका है, SOPs तो ये होने चाहिए ना कि अगर 45 दिन या 42 डेज़ हैं तो उस दौरान कम से कम वो उनको छोड़ दिया जाए, यानी कि लर्निंग लाइसेंस है, अभी टाइम भी है, चालान फिर कर दिया जाएगा कि कन्फर्म लाइसेंस नहीं है। उसमें ये इशू आ रहा है कि गाड़ियाँ हर किसी के पास नहीं होती, यानी गाड़ियाँ हर किसी के पास नहीं होती, जिसके पास है उसे चलानी आती है, जिससे नहीं है मोटर बाइक वाला उसने तो किसी से लेके चलानी है या किसी ट्रेनिंग सेंटर से जाकर उसने ट्राई करना है, इसलिए थोड़ा इशू आता है गाड़ी चलाने में। अच्छा, इस मामले की अब कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि इस वक्त जो मुलजिम है वो तो ज़ेरे हिरासत है, क्या उसके पेरेंट्स से उसके वालिद से कोई पूछगछ वगैरह की गई और इस पर मज़ीद कार्रवाई आगे किस तरह से प्रोसीड की जाएगी? जो FIR हुई है वो इब्राहिम पे हुई है, ठीक है, उसमें नामजद नहीं किया गया उसके वालिदैन को, अगर नामजद किया जाता। लेकिन कोई पूछगछ वगैरह नहीं हुई? अगर FIR में नाम होता, उनका कोई फॉल्ट वालिदैन का डाला जाता, उन पे भी FIR होती, वो बराबर के कसूरवार होते, तो जाहिर बात है वो शामिल तफ्तीश होते। अभी सारा जो कसूरवार है वो बच्चा ही है, उसी पुलिस की कस्टडी में है, ठीक है, बाजू फ्रैक्चर हुआ, वो तिब्बी इमदाद दे के वो पुलिस के पास ही है, ग्रीन टाउन थाने में FIR कटी है, उसी से इन्वेस्टिगेशन होगी और हो भी रही है, पुलिस उसी से करेगी। इसमें वालिदैन को बेगुनाह वो FIR के मुताबिक वालिदैन का इसमें कसूर नहीं बताया जाता। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जिस तरह से ये वाक़या पेश आया, फिर इससे पहले एक और चौहंग के करीब एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में भी एक इसी तरह का वाक़या पेश आया, उससे पहले अफनान वाला वाक़या। एक तरफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कम उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है, लेकिन फिर भी ये वाक़यात जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। आपको क्या लगता है मज़ीद किस अंदाज में कानून सख्त बनाने की ज़रूरत है, मज़ीद किस अंदाज में कार्रवाइयाँ हो सकें कि ये हौसला शिकनी कम उम्री में ड्राइविंग की हौसला शिकनी जो है वो की जा सके? क्योंकि जब FIR दर्ज करने की बात की गई और इस हवाले से जब मामलात मुख्तलिफ मंजर आम पर आए, सो बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे कि आप बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो इस अंदाज में तारीक कर रहे हैं। सो आपको क्या लगता है मज़ीद किस अंदाज में सख्ती करने की ज़रूरत है ताकि हौसला शिकनी इस फेल की, इस अमल की जा सके? इसमें देखें सख्ती तो पहले ही बहुत है, ठीक है, अभी कल जब ये हादसा हुआ है तो खौफो हरास फैल जाता है, मीडिया के थ्रू सब लोगों तक ये चीज़ें, सोशल मीडिया का भी दौर है, तो उतना ही जितने खिदमत मराकज़ हैं जहाँ पे लाइसेंस बन रहा है, रश बढ़ जाता है, लोग खौफ के मारे पहुँच जाते हैं काम काज छोड़ के, ठीक है। फिर लोगों को आगाही भी इतनी नहीं दी गई, जबकि IG पंजाब साहब का एक क्लिप जो है ना उन्होंने जारी किया था, जो उन्होंने सहूलत दी है लर्निंग लाइसेंस के लिए, ऑनलाइन घर में बैठ के आप हासिल कर सकते हैं, वो भी लोगों को नहीं पता कि घर में बैठ कर हम हासिल कर सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस के लिए अलग लाइनें हैं वहाँ पे, ठीक है, ठीक है, वो राशि इस कदर बढ़ जाता है कि मेरा ख्याल है कि अगर कोई 100 बंदा एक मरकज़ पे गया है, खिदमत मरकज़ पे 50% भी जो है ना वो बनवा नहीं सकते लाइसेंस, ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीज़ें आ रही हैं। और दूसरा सज़ा की बात कर रहे हैं सख्ती की, तो वो इस पर कानून बनना चाहिए। कम उम्र बच्चे अभी भी जो है ना, मेरा ख्याल है इस बच्चे को फेवर मिल जाएगी, 14 साल एज है, कितनी समझ होती है इसे। लेकिन FIR के बाद तो ऑब्वियसली कार्रवाई मजीद आगे बढ़ेगी ना, FIR दर्ज हो चुकी है, अब क्या मतलब स्टेप बैक तो नहीं हुआ जा सकता? उसमें ये है कि स्टेप बैक बिल्कुल नहीं हुआ जाता, उसमें यह है कि इसने प्लानिंग के तहत जानबूझ के टारगेट किया है, ये एक कमज़ोर पहलू ये है। कमज़ोर पहलू है कि आप जोश में या गुस्से में जो भी दरख्वास्त लिख देते हैं या जिस बेस पे आप FIR करवाते हैं ना, एक छोटे से नुक्ते पे भी अगले को फ़ायदा पहुंच जाता है,
बिल्कुल ठीक अब है। वो 14 साल बच्चा है, वो किसके कहने पे करेगा, उसकी क्या दुश्मनी है? जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो फेवर लेकिन मिल सकती है। ऑब्वियसली इस पर मज़ीद जो कवानीन है वो सख्त करने की ज़रूरत है, मज़ीद ऑब्वियसली चीज़ों को सख्ती से देखने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के मामलात और कम उम्री में जो ड्राइविंग है उसकी हौसला शिकनी जो है वो की जा सके और ये वाक़यात जो है वो थमे। बहुत शुक्रिया शाहिद हनीफ हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम जिन मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, रिसेंटली इन्होंने मिस्टर लाहौर का टाइटल जो है वो अपने नाम किया है। इससे पहले मिस्टर पंजाब के मुकाबलों में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। याहिया क्लासिक 80 किलोग्राम सिल्वर मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। उमैर भट्टी इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। उमैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद कि ये टाइटल आपने अपने नाम किया। क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे टीचर्स की, मेरे वालिदैन की, सबकी मेहनत थी और मेरी अपनी मेहनत थी, जिसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे इस टाइटल से नवाजा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ इसके लिए आपने कितनी स्ट्रगल की, कितनी मेहनत की इस टाइटल को हासिल करने के लिए, इसको विन करने के लिए? इसके लिए मैंने पूरा 1 साल मैंने तैयारी की है अपनी। किस किस्म की तैयारी की, क्या क्या किया आपने? फिर ये अपनी डाइट, अपनी मतलब कि नींद भी ख़राब की। मैं 2 जॉब्स करता हूँ, सुबह भी और शाम भी, और रात को जॉब से फ्री होके 12 बजे के बाद वो ट्रेनिंग के लिए जाना है अपनी, फिर सुबह उठना है, कार्डियो करना है अपना, तो उसके बाद सारा दिन अपनी जो सी है डाइट वो मैनेज करनी है। तो 1 साल मैंने सिर्फ ना। अच्छा, वैसे आप क्या काम करते हैं? यानी वो जो आप कह रहे हैं मैं 2 जॉब्स करता हूँ। मैं बेसिकली मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है। सुबह के टाइम मेरी जॉब है 8 to 4, और उसके बाद 4 से लेकर रात 12 बजे तक मैं वर्जिश इकबाल टाउन में एज ए ट्रेनर जॉब करता हूँ। बिल्कुल ठीक। उसके बाद मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए जाता था। बिल्कुल ठीक। फिर आपने ये टाइटल जब अपने नाम किया ऑब्वियसली, तो कितनी खुशी आपको महसूस हुई कि आपको लगा कि जो 1 साल में आपने इतनी मेहनत की, अपनी डाइट का इतना ख्याल रखना, अपनी नींद जो थी उसको ख़राब किया और फिर डबल जॉब के साथ अपनी ट्रेनिंग, तो फिर आपको कितनी खुशी उस वक्त महसूस हो रही थी? ये मेरा एक ख्वाब था कि मैं लाहौर का ना टाइटल विन करूँ, मेरे पेरेंट्स का भी था। तो बस इसके लिए मैं सिर्फ 1 साल से नहीं, मतलब कि 3-4 साल से मैं इसके लिए मेहनत कर रहा था। तो वैसे जो कंपटीशन की प्रेप थी वो पूरा 1 साल मैंने की है। अच्छा, 1 साल में आपने किस किस्म की एक्सरसाइजेस की, किस किस्म की डाइट का इस्तेमाल किया कि फिर आप इस काबिल बने कि मिस्टर लाहौर के मुकाबलों में आपने पार्टिसिपेट किया, गोल्ड मेडलिस्ट आप रहे? 1 साल मतलब कि मैंने 2 टाइम भी ट्रेनिंग की है, कार्डियो भी किया। उसके बाद जो डाइट होती है वो आपकी मेन चीज़ होती है। तो डाइट में मेरे जो से थे वो एग्स, फिश बॉइल्ड और चिकन बॉइल्ड, एग राइस अपने, तो ये सब चीज़ों का ना इस्तेमाल किया। सप्लीमेंटेशन अपनी पूरी ईच एंड एवरीथिंग का आपको ना ख्याल करना पड़ता है इसके लिए। अच्छा, एक और ये चीज़ कि ये बॉडी बिल्डिंग करना ये कितना चैलेंजिंग शौक है, या शौक इनिशियली तो शौक ही होता है, तो ये कितना चैलेंजिंग होता है, कितना टफ होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए? मेरे ख्याल से ये सबसे टफ स्पोर्ट है, जिसमें आपको अपना सब कुछ ना, अपनी नींद का ख्याल, अपनी डाइट का ख्याल, ठीक है, उसके बाद अपनी ट्रेनिंग, ठीक है। तो मतलब कि ये मेरे ख्याल से ना सबसे टफ स्पोर्ट है ये, ठीक है ना। और उसके बाद जब आप कंपटीशन की प्रेप कर रहे हैं तो वो तो सिर्फ मैं कहता हूँ कि जिस बंदे के अंदर वो जुनून है ना, वो ये पैशन ना वो अपना सकता है। उसके अलावा कोई आम बंदे का ना ये काम नहीं है, वो भाग जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ जब हम मिस्टर लाहौर की बात करते हैं, इसके लिए बेसिकली क्राइटेरिया क्या होता है? जो लोग विन करते हैं वो किस मतलब क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं कि फिर उनको उसके बाद उनको ये टाइटल जो है वो मिलता है? बॉडी बिल्डिंग, मैंने बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट किया था। उसमें आपको मतलब कि ओवरऑल आपके मसल्स को ना देखा जाता है। तो क्राइटेरिया कुछ नहीं होता, बस ये है कि खुद पे मेहनत करें और बॉडी नहीं, जो आपके ऑब्वियसली आपके साथ कोई 10, 12, 15 या ज़्यादा या इससे कम लोग होंगे ना जिनमें आपने विन किया, तो अब इसका क्राइटेरिया क्या था कि बाकी सब ने नहीं विन किया और आपने गोल्ड मेडल जीत लिया? आपके वो मसल साइज, आपकी बॉडी में आपकी बॉडी डिफाइंड कितनी है, रिप्ड कितनी है, मसल्स की क्लैरिटी कितनी है, शार्प कितनी है बॉडी आपकी, ये सब चीज़ों को देखा जाता है। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ये इस एक चीज़ की बात करें, सो इसके साथ साथ मतलब
कभी ऐसे होता है कि आप क्योंकि अपनी नींद ख़राब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ से आपको नुकसान भी हो, यानी वक्ती तौर पर तो आपको फ़ायदा तो पहुंच गया, आपको जो चाहिए था टाइटल वो आपने विन कर लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको कोई जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचे? नहीं, ये आपके टीचर्स पे भी डिपेंड करता है। मेरे टीचर अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्टिफाइड हैं, तो चीज़ों को ना मतलब कि जो प्रोफेशनल बंदा होता है ना वो चीज़ों को लेके चलता है कि जो जो चीज़ें उसने यूज़ की हैं उसके बाद उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। तो बस उसको ऐसे ऐसे, जैसे लोग डाइट अपनी 7-8 माह से आप डाइट पे हो, जैसे ही कंपटीशन ख़त्म हुआ आपने डाइट कैसे अपनी ओपन करनी है, ठीक है, वाटर इनटेक कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब कि आप अगर किसी अच्छे सर्टिफाइड कोच के पास ट्रेनिंग कर रहे हैं ना तो वो आपको ये सारी चीज़ें गाइड करता है। तो काफ़ी लोग हैं मतलब कि जैसे ही वो कंपटीशन, जो नए बिगनर्स होते हैं बच्चे, जैसे मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि जैसे ही आपका कंपटीशन ख़त्म हुआ आपने मतलब कि डाइट मतलब बाहर से जंक फूड खाना स्टार्ट कर दिया, ऑब्वियसली आपको उसका नुकसान होता ही होता है। ये इस चीज़ का क्या नुकसान होता है कि पहले तो आप इतने कॉन्शियस रह रहे हैं, अपनी हेल्थ के बारे में अपना ख्याल रख रहे हैं, मसल्स का ख्याल रख रहे हैं, और जैसे ही वो टाइटल आपके पास आया आपने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया और जो सामने आया वो खा लिया, इसका अल्टीमेटली नुकसान आपकी बॉडी पर किस तरह से होता है, सेहत पर कितना बैड होता है? आपके असर मतलब आता है? स्टमक का मतलब इम्यून सिस्टम आपका बिल्कुल वीक हुआ होता है। अब बॉइल्ड खाया होता है आपने, ठीक है, एकदम से उसमें मतलब कि आप बाहर से खाने वगैरह खाएंगे तो जाहिर बात आपका स्टमक इशू करेगा ही। ऐसे ही है बिल्कुल, जैसे आपने जैसे रोज़ा रखा होता है तो रोज़े के जैसे रोज़ा खुलता है तो सारी चीज़ें एकदम से खा लेना तो वो भी नुकसानदेह होता है। इसका भी सिर्फ इसी तरह ही है कि आपने इतनी लंबा डाइट किया हुआ है, उसके बाद अचानक से अपनी डाइट खोल देना तो उसके बाद जाहिर बात आपको इशू होगा ही होगा। हर चीज़ को स्लो लेके चलें, अपनी बॉडी को उस चीज़ की आदत डालें, फिर आपको ऐसा कोई इशू भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक। अभी आप मतलब इस टाइटल को विन करने के बाद आप मज़ीद क्या करने का इरादा रखते हैं? मज़ीद यही है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान की तैयारी करूँगा, मिस्टर पाकिस्तान की, और उसमें पाकिस्तान में रनर अप हुआ हूँ और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जैसे लाहौर का ओवरऑल टाइटल विन किया है उसकी भी पूरी ट्राई करूँगा ओवरऑल टाइटल विन करने की। और अभी भी क्या आप अपनी ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं? हाँ, अभी भी ट्रेनिंग। क्या जज्बा होता है जो आपको मोटिवेट करता है? बस ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये जुनून है, ठीक है ना। तो जिस दिन मैं ट्रेनिंग ना करूँ मुझे रात को नींद नहीं आती। अच्छा, बस ये है। और इसके साथ साथ कितनी प्रोटीन की जो ग़िज़ा होती है वो उसका ख्याल रखना पड़ता है कि आपके ट्रेनर्स वगैरह होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं जो आपको पूरा मील प्लान वगैरह दे रहे होते हैं। हर बॉडी के हिसाब से उसकी वो डाइट बनती है कि मेरी प्रोटीन, आपकी प्रोटीन की रेशो, कार्ब्स की, गुड फैट्स की, पूरा इसका कम्बिनेशन होता है जो आपको ना आपकी डाइट में ना होता है। तो अभी भी मतलब कि उसी तरह ही उसको लेके मैं अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा हूँ। अच्छा, इस सब के साथ साथ अगर देखा जाए डिफरेंट चीज़ों का भी आपने यहाँ पर जिक्र किया कि आपने अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ किया, इसके साथ साथ आपने अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखा। अब मज़ीद जो है मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल विन करने के लिए उसका क्या क्राइटेरिया है और कितना इसमें आपने अपनी इन चीज़ों का ख्याल रखना है? उसका क्राइटेरिया ये, उसके लिए मुझे डबल मेहनत करने की ज़रूरत है। कितनी, मतलब उसका क्राइटेरिया क्या है कि जिसके लिए आपको डबल मेहनत करने की उसका क्राइटेरिया ये है कि उसमें मतलब कि थोड़ा अपना बॉडी मैस ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा, खुद के मसल मैच्योरिटी की तरफ, मसल को खुद को मैच्योर करना पड़ेगा वक्त के साथ साथ ना, तो ज़्यादा डिफाइन होकर जाना पड़ेगा, थोड़ा मसल साइज़ अपना इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपको इस काम में सपोर्ट किसने किया है? क्योंकि जब हम डाइट की बात करते हैं तो डाइट इसमें बड़ा एक अहम रोल तो प्ले करती है, लेकिन वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कौन करता था? यानी घर में से किसकी सबसे ज़्यादा सपोर्ट थी? ऑब्वियसली आप खुद तो कुकिंग शुकिंग नहीं करते होंगे ना। फैमिली की सपोर्ट जो सी होती है ना, उसके बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी वालदा ने मुझे की है। मेरे उठने से पहले मेरे वो सारी डाइट, मेरी सारा दिन की डाइट, उन्होंने सुबह उठ के वो सारे दिन की डाइट, उनके पास वो चार्ट में दे देता था, उन्होंने सुबह से लेकर रात तक उन्होंने वो डाइट बना के रखनी मेरी। इवन कि वो नेक्स्ट डे की भी जो डाइट, सुबह मॉर्निंग में उन्होंने उठ जाना, नमाज़ पढ़ के, और उसके बाद उन्होंने मेरी सारे दिन की डाइट बना देनी उसके बाद। यानी कि इसमें घर वालों की सपोर्ट के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। अगर आप में से कोई इस किस्म का टाइटल हासिल करना चाहता है, विन करना चाहता है, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट होना चाहता है, तो उसमें घर वालों की सपोर्ट, दिस इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट ऑल द वेरी बेस्ट, जो भी आप फ्यूचर में भी करना चाहते हैं, मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल आप विन करना चाहते हैं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। थैंक यू सो मच उमैर फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर व्यूअर्स। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आप सबका आज का दिन कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। हमारे साथ न्यूमरोलॉजिस्ट राहीला अहमद इस वक्त शो में मौजूद हैं और आप सब भी शो में लाइव कॉल करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने मुस्तकबिल का हाल जान सकते हैं। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे और इसके साथ साथ हमारे साथ जो न्यूमरोलॉजिस्ट मौजूद हैं उसके मुताबिक बताएंगी कि आपके आने वाले दिन या आने वाला साल जो है वो कैसा रहेगा। सो वेलकम टू गुड मॉर्निंग लाहौर। राहीला, सबसे पहले अगर हम एरीज़ की बात करें, सो एरीज़ का आज का दिन कैसा रहेगा? थैंक यू रुकमा, हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्टली ऑल राइट। अब हम आते हैं एरीज़ की तरफ। सो आज का दिन है, आज 20th दिसंबर है 2023 एंड टुडे इज़ वेडनेसडे। ठीक है। अब इस पर्सपेक्टिव से हम देखें तो वेडनेसडे का जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज़ मर्करी और वो नंबर 5 से आता है। एंड देन 2 का रूलिंग प्लैनेट जो है वो मून है। तो मर्करी और मून को टुगेदर करके अब हम एरीज़ की तरफ जाएं तो एरीज़ का जो एक एलिमेंट है दैट इज़ फायर। ठीक है। सो आज क्या होगा एरीज़ के लिए? इट विल बी अ वेरी एक्साइटिंग डे। जिनकी जो करियर में है, जिनकी मीटिंग्स है, मीटिंग्स बहुत अच्छी जाएंगी। कोई बिजनेस डील हो सकती है और उसके अलावा शाम के वक्त सारा दिन काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा, काफ़ी हाई एनर्जी होगी। लेकिन शाम के वक्त थोड़ा सा खुद ब खुद आपका दिल करेगा कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, वाइंड डाउन करें, चिल करें अपनी फैमिली के साथ। तो दैट कैन बी अ गुड टाइम। ओवरऑल एरीज़ के लिए आज का दिन बहुत अच्छा होना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। टॉरस की अगर हम बात करें, तो टॉरस का आज का दिन कैसा रहेगा? टॉरस का जो आज का दिन है, इनफैक्ट अ लिटिल स्नीक पीक इनटू द नेक्स्ट ईयर, टॉरस इज़ वन ऑफ द लकी स्टार्स नेक्स्ट ईयर। और अगर आज के दिन के हिसाब से देखें तो बिकॉज टॉरस इज़ ऑल्सो द 5th मंथ ऑफ द ईयर और इसका जो है टुडे, इसमें ये होगा कि इनके काम, कोई भी काम है ना, जैसे कोई ट्रैवल आ सकता है, आउट ऑफ नो वेयर ट्रैवल आ सकता है आज के दिन की। और किसी के साथ कोई बहुत एक्साइटिंग कोई पुराना दोस्त मिल सकता है, उसके साथ लंच हो सकता है या डिनर हो सकता है। सो टॉरस की आज के दिन के हिसाब से ये एनर्जी। और हाँ, कोई पुराना इशू किसी के साथ सोशल इमोशनल लेवल पे हो तो वो भी रिजॉल्व हो सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम जेमिनाई की अगर बात करें, सो जेमिनाई का आज का दिन कैसा रहेगा? अच्छा, हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान। जी 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 पूछें, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं और आप क्या जानना चाहते हैं? मेरा दिन आज कैसा रहेगा ये जानना चाहता हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ? 24 जुलाई। 24 जुलाई। पूरी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 24 जुलाई 1998। 1998। 1998। आज इनका दिन कैसा? नाम क्या है आपका? रेहान। रेहान। सो रेहान, आज आपका अच्छा दिन रहेगा। काफ़ी लकी होने वाला है, अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, मतलब आपकी एनर्जी काफ़ी लाइट रहेगी और खुश रहेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। जेमिनाई की अगर हम बात करें, तो जेमिनाई का आज का दिन कैसा रहेगा? जेमिनाई देखिए एयर साइन है, ठीक है, और आज है 20th ऑफ दिसंबर। तो जेमिनाई के लिए अगर हम देखें तो इट विल बी अ मिक्स प्लेट। बहुत तेज़ी भी है, सुकून भी है, तो एक लाइक स्लो स्मूथ सेलिंग है। लेकिन उसके साथ साथ जेमिनाई को कफ कोल्ड या इस तरह की कोई ज़रूर आज के दिन के लिए कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किसी ने आपके पैसे देने हैं जो काफ़ी अरसे से अटके हुए हैं तो आज के दिन पॉसिबिलिटी है कि उसके बारे में कोई बात हो सकती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, कैंसर के बारे में बता दें, कैंसर का आज का दिन कैसा? कैंसर वाटर साइन है, कैंसर के लिए थोड़ा सा स्लो डे रहेगा क्योंकि कैंसर इमोशंस का प्लैनेट है। और आज अवॉइड करें कोई कॉन्फ्लिक्चुअल कॉन्वर्सेशंस क्योंकि इमोशनल फ्रंट पे आपकी कहीं लड़ाई हो सकती है। तो अपने इमोशंस को काबू में रखें आज के दिन। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मोहम्मद इरफान मौजूद हैं। जी, क्या जानना चाहेंगे आप? मैं अपने बारे में मालूम करना चाह रहा था। जी, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है और क्या जानना चाहते हैं? 24/7/1984। 24/7/1984। क्या जानना चाहते हैं आप? मेरी कैरियर के बारे में पूछना था। करियर के बारे में ये जानना चाहते हैं? करियर के बारे में क्या जानना चाहते हैं? ये अभी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये क्या होना है? अच्छा
ठीक है, अभी आपको बताते हैं। 7 अच्छा, अगले साल ये है कि आप काफ़ी इम्पेशेंट हो रहे हैं, तो अपने इमोशंस पे काबू रखें। इम्पेशेंसनेस, जैसे मैंने अभी कैंसर की बात की, खैर ये तो थोड़ा लियो में चले गए हैं, लेकिन आप थोड़ा सा आप इम्पेशेंसनेस पे काबू रखें, फ्रस्ट्रेशन पे काबू रखें और अपना फोकस ना लूज़ करें, तो नेक्स्ट ईयर कैन बी ए गेम चेंजर। बिल्कुल ठीक हो गया। कैंसर के हवाले से मेरे ख्याल में हमने बात कर लिया, मजीद आगे बढ़ेंगे, लियो की तरफ आएंगे। लियो का आज का दिन कैसा रहेगा? लियो का आज का दिन काफ़ी हैपनिंग होने वाला है। सुबह से कोई ना कोई मीटिंग्स, कोई किसी से मिलना, पूरा जैसे कुछ लोग अगर कोई जो इवेंट मैनेजमेंट से उनका तो दिन काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग होने वाला है और बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। और कोई नई डील ब्रेक कर सकते हैं जो बहुत अरसे से रुकी हुई है, वो हो सकती है। हेल्थ वाइज लियोज़ के लिए वो भी अच्छा है। जिम, एक्टिव लाइफस्टाइल, सब उनके लिए टुडे इज़ लाइक रियली गोइंग। बिल्कुल ठीक हो गया। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार। जी सिस्टर, ये आपका प्रोग्राम चल रहा है ना, इसमें मैंने पूछने का मेरा सितारा कैसे है। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 1971। 1971, यकम 1971, 1 जनवरी। 1/1/1971। अच्छा, सो आप हैं कैप्रिकॉन बनता है इनका, और आपका वैसे भी सितारा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अरूज पे है जाते हैं। और जो आप अगर सोचते हैं, अगर आप उसके साथ दुआ को शामिल कर लें तो आपको काफ़ी उसका बेनिफिट मिलेगा। 2024 अगला साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो बस सिर्फ ये एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि सेहत से रिलेटेड कुछ इश्यूज नेक्स्ट ईयर हो सकते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अदरवाइज आपके कोई भी रुके हुए काम हो वो आहिस्ता 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 पूरी तरह से सही हो जाएंगे। तो नंबर 1 के लिए इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर। बिल्कुल ठीक है। एक और हमारे साथ कॉलर है, ताहिर। अस्सलाम वालेकुम ताहिर। वालेकुम सलाम जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी 1967 की मेरी पैदाइश है। पूरी डेट ऑफ बर्थ बताएं, पूरी डेट ऑफ बर्थ। 1967 की पैदाइश है, 12वें महीने की। 12वां महीना, डेट क्या है? 27 मोहम्मद ताहिर। 27 मोहम्मद ताहिर। 27 दिसंबर है। 27 दिसंबर है, ठीक है, यही है। मोहम्मद ताहिर साहब जो हैं, आई एम नॉट श्योर कि उनकी डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, लेकिन अगर हम डेट ऑफ बर्थ को भी अगर इंक्लूड करें, उनके नाम से जो मुझे उनकी एनर्जी मिली है, ये एक बड़े सॉफ्ट से अच्छे धीमे से इंसान है और बाउंड्रीज इनकी ज़रा वीक है, तो पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ देम। लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, तो इतना अच्छा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अपने अंदर लेके आएँ, थोड़ी असर्टिवनेस लेके आएँ। और एक थोड़ी सी चीज़ है कि आप मानते रहते फिर एकदम से किसी एक चीज़ के ऊपर आके तो फंस जाते हैं, तो ज़रा थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करें। बिल्कुल ठीक है। एक और लाइव कॉलर है, शारिक। अस्सलाम वालेकुम शारिक। वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद शारिक इरशाद है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई 1963। 28 जुलाई 1963। हाँ जी, मुझे अगले साल के बारे में बताइए कुछ। अगले साल, इनका अगला साल कैसा रहेगा? आपका अगला साल जो है ना, एक चीज़ आप मेरी सुन लें, आपका नेक्स्ट ईयर जो है पर्सनल ईयर नंबर आपका 7 बन रहा है। अब 7 पर्सनल ईयर के अंदर स्लो ग्रोथ होती है। अगर आप अपनी तवज्जो अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ डाल दें, पढ़ाइयों की तरफ डाल दें, अल्लाह के साथ कनेक्शन को स्ट्रेंथन करें और अपनी जो भी आपकी फील्ड है उसके अंदर थोड़ी सी अपनी रिसर्च ज़्यादा करें, पढ़ाई करें, तो नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको जुलाई से लेकर सितंबर तक मोहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि करियर में आपको कोई बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, कोई आपको बड़ा बुरी तरह डिच कर आ सकता है। लेकिन अगर आप अपने आप को तवज्जो देंगे, आप अपनी पढ़ाइयों पर तवज्जो देंगे, ध्यान रखेंगे और सोच समझ के फैसले लेंगे, तो अगला साल आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो। क्या हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका, तारीख़ पैदाइश क्या है और क्या जानना चाहते हैं? 1973। पूरी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 6/6/1973। 6/6/1973। 6 जून 1973। मोहम्मद जानना जुबैर क्या नाम चाहते है। हैं? जुबैर, जानना क्या चाहते हैं आप? अब बता दें आने वाला साल कैसा रहेगा। 6/6/1973 था ना, 3
+8 11 2। अच्छा, सो अगला साल जो है वो थोड़ा सा स्लो ग्रोथ का ईयर है आपके लिए भी, आपका 2 पर्सनल ईयर बन रहा है और आपकी अपनी तबीयत में थोड़ी तेज़ी है। आप बहुत ये इनकी नंबर 5 बनता है इनका ओवरऑल नंबर, और ये काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स इनके बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही अगले साल थोड़ा मसला हो सकता है, जैसे मैंने आज के दिन का बताया कि टुडे इज़ 20th, और जैसे कैंसर्स के बारे में मैंने कहा कि कम्युनिकेशन इमोशनल थोड़े हो सकते हैं। तो 2 पर्सनल ईयर जिनका है नेक्स्ट ईयर, उनको थोड़ा सा इमोशनल फ्रंट पे कोई सेटबैक भी हो सकता है। तो इसका जो एंटीडोट है, जो तरीका है इससे डील करने का, वो ये है कि एक तो साल के पहले 6 महीने में अपने प्लान्स किसी से शेयर ना करें, क्योंकि आपके प्लान्स आउट हो जाएंगे और उसमें आपका नुकसान हो सकता है। तो ये बेस्ट एडवाइस है मेरी आपके लिए, और आपने जल्दी नहीं मचानी। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ एक और लाइव कॉलर है, सलामत अली। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी और क्या जानना चाहेंगे? ये 18/3/1978 और अगले साल के बारे में पूछना है कि अगले साल कैसा रहेगा। 18 मार्च, नहीं जून बोला है उन्होंने, मार्च बोला है। अच्छा मार्च अच्छा 1978 78। अच्छा 1978। अच्छा, क्या पूछा था उन्होंने? क्या जानना चाहते हैं आप? अगला साल कैसा रहेगा ये बता दें। अच्छा, अगला साल आपके लिए दोनों साल के शुरू में पहले 3 महीने में थोड़ा सा हेल्थ का इशू हो सकता है, लेकिन उसके बाद अगला साल काफ़ी स्मूथ रहने वाला है आपके लिए। अगर आप अपना वही वाली बात है कि इस साल आपके लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सच बोलना है, किसी को धोखा नहीं देना, किसी रिलेशनशिप में कोई हैंकी पैंकी नहीं करनी, क्योंकि थोड़ा सा इनकी तबीयत में है कि बात इधर से उधर मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो ये ना करें तो आपको बहुत ज़्यादा गेन्स हो सकते हैं। एक और लाइव कॉलर है, शराफत। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी और क्या जानना चाहेंगे आप? तो मैं यही जानना चाहता था अगले साल के लिए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ लाजमी बताया करें। 1 जनवरी 1991। 1 जनवरी 1991। 1991 91। ये 1991। अच्छा, अगर आपकी ज़मीन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें अगर आपकी फंसी हुई हैं तो वो नेक्स्ट ईयर आपकी आसानी से निकल जाएंगी, और उसके अलावा पैसा काफ़ी आएगा आपको। आपके कारोबार अगर आप करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर जॉब में है तो जॉब स्विच होने के चांसेस हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आने के चांसेस हैं, और ओवरऑल हेल्थ मोर और लेस सही रहेगी। सिर्फ खाने पीने में एहतियात करें, क्योंकि साल की तकरीबन जुलाई अगस्त के करीब जाके कोई एलर्जीज या स्किन डिजीज़ या स्टमक से रिलेटेड इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। बिल्कुल ठीक हो। क्या अब हम वर्गो की ज़रा बात कर लें क्विकली? वर्गो का आज का दिन कैसा रहेगा? तो वर्गो का आज का दिन स्पेशली वो लोग जो किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं उनका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है, और मैरिटल लाइफ में भी मतलब अच्छा हस्बैंड वाइफ का आज का बड़ा लवी डवी डे है वर्गो अच्छा, के लिए। दैट्स द हाईलाइट फॉर वर्गो। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ एक और लाइव कॉलर है, इसहाक। जी इसहाक, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? यकम जुलाई 1967 मेरी टीम मुझे बता रही है। 1967 बता दें इनका अगला 67। अच्छा, अगला साल कैसा रहेगा? अगला साल आपका इनका भी पर्सनल ईयर 7 बन रहा है, लेकिन वो 16 से बन रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि इनको एहतियात करनी है। मैं आपको डरा नहीं रही, लेकिन आपको मोहतात कर रही हूँ कि अगले साल आपको किसी करीबी फैमिली मेम्बर से धोखा हो सकता है, कोई नज़र लग सकती है, जादू हो सकता है। अपनी प्रोटेक्शन करें, आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के रखें, क्योंकि वैसे भी आपको नज़र काफ़ी लगती है, तो अपना ज़रा ख्याल रखें। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका और क्या जानना चाहेंगे? डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है? 8 मई 2005। अब्दुल अहद इनका नाम है। 8 मई 2005। 2005। क्या जानना चाहते हैं? क्या जानना चाहते हैं आप? मैं अगले साल के बारे में जानना चाहता हूँ, कैसा अगला गुजरेगा। साल। अच्छा, अगला साल जो है आप अगर किसी चीज़ के लिए काफ़ी देर से कोई आपका कोई काम रुका हुआ था, तो वो आपका अगले साल के शुरू में ही फरवरी में वो होता नज़र आ रहा है।
तो उस हिसाब से अगला साल ज़रा लक लेके आएगा आपके लिए, और रिश्तेदारों की, दोस्तों की काफ़ी सपोर्ट मिलने वाली है। हाँ, अगर आप अपना काम के अंदर ध्यान दें तो आपको पैसा भी मई के मंथ के बाद काफ़ी पैसा आता फील हो रहा है। अच्छा जी, तलहा एक और लाइव कॉलर हमारे साथ हैं, प्रॉबेबली दिस शुड बी द लास्ट कॉल, फिर उसके बाद हम अपने हॉरोस्कोप्स जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। जी तलहा। जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा अगला साल कैसा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ? 14 अक्टूबर 2003। 2003, 14 अक्टूबर 2003। अच्छा, आपका अगला साल बहुत अच्छा रहने वाला है, कोई लॉस नहीं है, एक स्मूथ सेलिंग होगी, हर तरफ से खुशखबरी है। हेल्थ भी सही रहेगी, बिजनेस भी सही रहेगा, करियर भी सही रहेगा, फाइनेंसेस भी सही रहेंगे, लोगों से मदद भी मिलेगी और बहुत अच्छा आपका साल रहने वाला है। सिर्फ आपने ये करना है कि अपनी हेल्थ रिजीम का ख्याल रखें, एक बैलेंस्ड कोई एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम क्विकली ज़रा अपने स्टार्स को कंप्लीट कर लें। लिब्रा का आज का दिन कैसा है? अच्छा, लिब्रा का आज का दिन अगेन काफ़ी हैपनिंग है, लेकिन थ्रू आउट द डे एक अजीब सी सेंसिटिविटी जिसको आप कह सकते हैं, या एक अजीब सी अवेयरनेस इंसान इनको हो सकती है। कोई विजन्स आ सकते हैं, कोई सच्चा ख्वाब आ सकता है रात को, सो उस हिसाब से स्पिरिचुअली काफ़ी कनेक्टेड डे रहे। स्कॉर्पियो का आज का दिन कैसा रहेगा? स्कॉर्पियो का आज का दिन आई वुड से कि अगर आपके किसी फ्रेंड के साथ कोई बात चल रही है जिसके अंदर आपका थोड़ा सा कोई कॉन्फ्लिक्टिंग कोई एस्पेक्ट निकल रहा है, तो आज के दिन उसको अवॉइड करें क्योंकि आपकी लड़ाई हो सकती है। वैसे ओवरऑल दिन अच्छा है, अब थोड़ा सा वैसे ही स्कॉर्पियो की एनर्जी थोड़ी सी है वाइल्ड। सेजिटेरियस के लिए आज का दिन, हाँ, इट्स अ वेरी गुड, कम्युनिकेशन वाइज भी इट्स अ नाइस हैपनिंग डे फॉर सेजिटेरियस। एंड व्हाट अबाउट कैप्रिकॉर्न्स? कैप्रिकॉर्न के लिए हाँ, कैप्रिकॉर्न्स के लिए भी वैसे सोशल ज़्यादा रहने वाला है दिन। अगर एक हाईलाइट मैं बताऊं तो इट वुड बी अ नाइस गुड सोशल हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ डे। एंड व्हाट अबाउट एक्वेरियस? एक्वेरियस जो कि मेरा अपना स्टार है, तो एक्वेरियस के लिए आज का दिन कुड बी अ मिक्स ऑफ बोथ वर्क एंड इट्स अ बैलेंस ऑफ वर्क एंड इमोशंस। तो आप अगर एक्वेरियस हैं तो आपके लिए इट्स गोइंग टू बी अ मिक्स प्ले। एंड पाइसेस क्विकली? पाइसेस के लिए अगेन इट्स वेरी गुड, अचानक कोई ट्रैवल हो सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। किसी के साथ कोई अच्छी डील हो सकती है, कोई फ़ायदा हो सकता है आज के दिन। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच राहिला अहमद हमारे साथ शो में मौजूद थी। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।